पंखा नीचे हो गया है, उसको थोड़ा ऊपर कर दें। चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। लाइव हो गया, लाइव हो गया। बीच वाले लोग, भाई जी लोग बैठ जाइए, पीछे भी लोग हैं, बैठ जाइए, जगह लेकर के बैठ जाइए। पॉलिटी में डेमो चलिए रहा है ना, वो डेमो नहीं चल रहा है। अरे कुछ लड़का है आगे में बैठता था, उसका पार्ट 1 सबका एग्जाम था, पार्ट 1 या पार्ट 2 का, कौन चीज का एग्जाम चल रहा? पार्ट 2 का। हाँ, कोई परीक्षा चल रहा, वो लड़का लोग बोला था सर रहने दीजिएगा। ये डेमो नहीं दे रहे हैं, वही सब 10 गो 15 गो लड़का था, वो आकर के बोला था मेरा परीक्षा है, इसी वजह से फ्री किए हुए हैं, और कोई बात नहीं है। पढ़िए न, पढ़ेगा कोई, पढ़ लेगा तो घाटा थोड़े होगा। चलिए, जहां तक हमको याद है, आपके बैच में राष्ट्रपति चल रहा है, राष्ट्रपति चल रहा है, और जो है आपको अनुच्छेद 54 बता दिए थे, अनुच्छेद 55 बताना है। 54 बता दिए थे, 55 बताना है। 55 के विषय में, अनुच्छेद 55 के विषय में जो है थोड़ा बहुत बात आपको बताया गया था। आगे अनुच्छेद 55 के विषय में बताना है, जहां तक हमको याद है। यही बात है ना, यही बात है ना? नहीं, तब क्या बताना है? आपके बीच में राष्ट्रपति ने पढ़ा रहे हैं। अरे बताइए ना, वो क्या बता रहे थे? 55 ही बताना, 55 बताना है। और बोले थे आप लोग को वीडियो देखने के लिए, देखे थे? देखे थे? सही में? अच्छा खाइए, तो भगवान सूर्य का कसम हम देखे हैं, देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं, जानते हैं। सूर्य, सूर्य की आराधना हर कोई करता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या हुआ? आवाज नहीं सुनाई दे रहा, क्या बात करते आप लोग? आपस में शांति बनाइए ना, आवाज सुनाई देगा। शांत होइए ना, शांत होइएगा तब ना सुनाई देगा। आपस में बतियाइएगा तो सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। शांत हो जाइए, एकदम मुंह से एक शब्द आवाज नहीं निकालिए। अब देखिए सुनाई देगा। तो कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग नहीं देखे हैं, अच्छी बात है। जो लोग देखे हैं अच्छी बात है, नहीं देखे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। अनुच्छेद 55 हमको बताना है, अनुच्छेद 55 हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 55 से पहले जो है आपको 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछते हैं, आप लोग सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति अपना काम कैसे करता है? स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम। इसके बाद आगे राष्ट्रपति
की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्यों का समूह भाग लेता है उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी हमें कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा लेते हैं ना? इन सभी सदनों के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य भाग? निर्वाचित सदस्य ना। अच्छा, कौन भाग लेता है कौन भाग नहीं लेता ये बात स्पष्ट हो गया है। भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव किस पद्धति के तहत? लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किस पद्धति के? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। और राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इतना बात क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 55 यहां पर हम आपको रोकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ करके चले जाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है अनुच्छेद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक हम लोग देखते हैं और सबसे अंतिम में अनुच्छेद 55 को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखना तो है ही है, आज न कल तो देखना ही है। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 की हम बात करें तो अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल, कार्यकाल अंग्रेजी होता है इसका टाइम पीरियड। इसके कहने का मतलब क्या होता है? इसके कहने का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वह कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 56 यह कहता है शपथ ग्रहण करने की तिथि से, शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। यानी राष्ट्रपति जिस तिथि को शपथ ग्रहण करेगा उस तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति ने 7 जून 2022 को शपथ ग्रहण किया है तो 7 जून 2022 से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। तो एक लाइन में हम लोग याद रख सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन जानते हैं कभी कताल प्रश्न थोड़ा सा फंसाता है, दे देता है नामांकन की तिथि से 5 वर्षों का, चुनाव की तिथि से 5 वर्षों का, मतगणना की तिथि से 5 वर्षों का, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का। तो इसका जो उत्तर होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अपने इस 5 वर्ष के अवधि के दौरान राष्ट्रपति कभी भी त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। अनुच्छेद 56 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। 56 के बाद अगला अनुच्छेद क्या है आपको? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की हम बात करें तो यह अनुच्छेद हमें किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थात यह अनुच्छेद हमें यह जानकारी प्रदान करता है कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो कितनी बार हो सकता है। सीधा छोड़िए ना, सीधा ये सब चीज छोड़िए। अनुच्छेद 57 ये जानकारी हमें देता है कि भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आप अनुच्छेद 57 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 57 कहता है
भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बन सकता है। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार बने हैं। उनके अलावा सभी राष्ट्रपति मात्र 1 बार बने हैं। सभी राष्ट्रपति मात्र 1 बार बने हैं। 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1957 में। अब देखिएगा, एक बार अनुच्छेद 57 में संशोधन होने वाला था और अनुच्छेद 57 में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाने वाला था कि भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह प्रावधान जो है आपको किए जाने थे। कब किए जाने थे? लगभग 1960 के आसपास किए जाने थे। देखिए बात क्या है, इसको समझिएगा आप। देखिए, हुआ यह था कि भारत के भीतर पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ। राजेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े। कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद को समर्थन किया। कांग्रेस के समर्थन के कारण राजेंद्र प्रसाद की जीत हो गई। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव दूसरी बार 1957 में हुआ। फिर से राजेंद्र प्रसाद खड़ा हुए। कांग्रेस ने समर्थन किया, राजेंद्र प्रसाद जीत गए, 2 बार बन गए। इस समय हमारे देश के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच 1955 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकारी हिंदू कोड बिल आया था। हिंदू कोड बिल आया था। हिंदू कोड बिल को लेकर के नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच नोकझोंक हो गया था। हिंदू कोड बिल को लेकर के ही दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे। 2 बार राजेंद्र प्रसाद रह भी चुके थे। तो अब पंडित नेहरू चाह रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद ना रहे। पंडित नेहरू अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में यह चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना अनुच्छेद 57 में संशोधन कर दे और यह प्रावधान कर दे कि भारत में कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यह चर्चा पंडित नेहरू अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ कर रहे थे। पंडित नेहरू को लगा कि तीसरा बार राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए और पंडित नेहरू नहीं बनने देना चाहते थे। इसी कारण पंडित नेहरू अनुच्छेद 57 में संशोधन करने के विषय में सोचने लगे थे। लेकिन नेहरू मंत्रिमंडल का कोई सदस्य राजेंद्र प्रसाद के कान में यह खबर पहुंचा दिया कि अगर आप तीसरा बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा तो कांग्रेस की मजबूरी है आपको समर्थन देना, लेकिन तीसरा बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले आप जान जाइए, अगर आप घोषणा कर दिए राजेंद्र प्रसाद को कहा जा रहा है कि अगर राजेंद्र प्रसाद यह घोषणा कर दिया कि तीसरा बार भी हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो उससे पहले पंडित नेहरू अनुच्छेद 57 में संशोधन करके लिख देगा कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर पंडित नेहरू लिख दिया संविधान में संशोधन करके और राजेंद्र प्रसाद घोषणा कर दिया कि तीसरा बार भी हम ही बनेंगे, तो देश तो संविधान पर चलता है। राजेंद्र प्रसाद बोल भी दिए, राजेंद्र प्रसाद की बेइज्जती भी हो जाती और संविधान में संशोधन भी हो जाता। ना चाहते हुए भी राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू की बातों को मानना पड़ता। तो राजेंद्र प्रसाद को लगा कि अब 2 बार बनिए गए, अब क्या बनेंगे। राजेंद्र प्रसाद मीडिया में आकर के ऑन रिकॉर्ड इस बात की घोषणा किए कि हम तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उस समय के नेता का अपना महत्व था। आज का नेता थोड़े है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक एगो वैकेंसी एनटीपीसी का क्लियर नहीं करवा पाए हैं। 3-4 साल 5 साल होने वाला है। 2019 में आया था, 2022 3 साल हो गया है। वैकेंसी 2024 से पहले क्लियर भी होने वाला नहीं है, समझ गए। अंतिम इलेक्शन तक ले जाएंगे, इलेक्शन के कुछ दिन पहले क्लियर करेंगे ताकि लोग को याद रहे। और नेता लोग भी ऐसा क्यों करता है जानते हैं?
भारत का लोग भी, भारत का नागरिक भी तुरंत भूल जाता है, ठीक है, पहले की बात को भूल जाता है लोग। इसी वजह से नेता सब भी समझ गया, लोग पहले के बात को भूल जाता है। इलेक्शन से ठीक पहले कुछ हो करना है, ताकि इलेक्शन के वक्त लोग को याद रहे। 2019 में मोदी जी को बम्पर बहुमत मिला है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 6-6 हजार रुपया। इलेक्शन से ठीक पहले सब किसान के खाता में पैसा पहुंचाया गया था। ये भी एक प्रकार से कहिए तो भ्रष्टाचार ही है, समझ गए। अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, समझे। इस चीज को लोग समझता नहीं है। तो जब राजेंद्र प्रसाद घोषणा कर दिए कि अब तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पंडित नेहरू को विश्वास हो गया कि अब राजेंद्र बाबू है, सिद्धांतवादी है, स्वाभिमानी है, बोल दिए हैं तो अब नहीं लड़ेंगे, और तीसरी बार लड़े भी नहीं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि जब राजेंद्र प्रसाद घोषणा करिए दिए हैं तो अब इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार संशोधन होने वाला था, लेकिन संशोधन हो नहीं पाया। क्लियर है। तो ये चीज है। अनुच्छेद 57 यह कहता है भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नीचे से लिखिएगा। अनुच्छेद 56, जहां पे लिखे हैं वहीं से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 56 लिखिएगा। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू। यह अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। आगे अनुच्छेद 57 लिखिएगा। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। उसी में यह अनुच्छेद कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति, यह अनुच्छेद कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे, यह अनुच्छेद कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे, भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह अनुच्छेद कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे अब सुनिएगा, समझिएगा। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 की हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 है, अनुच्छेद 58 हमें, गौर से सुनिए, यहां पर इधर उधर मत कीजिए, लिखाने वक्त लिखाते हैं ना, आराम से सुनिए ना, लिखने के पीछे मत रहिए, और दोस्त का मुंह मत देखिए, यहां देखिए, बोर्ड देखिए सीधा। अनुच्छेद 58,
अनुच्छेद 58 हमें यह जानकारी प्रदान करता है राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? जैसे पुलिस बनने की योग्यता है इंटरमीडिएट होना चाहिए, दरोगा बनने की योग्यता है ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रोफेसर बनने की योग्यता है पीजी होना चाहिए। उसी प्रकार से हर पद को प्राप्त करने की अपनी एक योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 58 प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, इस चीज को आप समझिएगा। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष हो, अधिक से अधिक 80-90 कुछ भी हो सकता है, अधिकतम उम्र का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम उम्र 35 वर्ष। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं हो, योग्यता रखता हो। चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। पांचवा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये 5 कंडीशन को फुलफिल करके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावे और भी कुछ चीज जरूरी होता है। इसके अलावे और भी कुछ चीज क्या जरूरी होता है? तो और भी कुछ चीज जरूरी ये होता है कि आपके पास प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। आपके पास प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। आपके पास 50 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 50 गो अनुमोदक होना चाहिए। जो प्रस्तावक होगा वह अनुमोदक नहीं होगा और जो अनुमोदक होगा वह प्रस्तावक नहीं होगा। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन हो सकता है? क्या कोई आम नागरिक हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं? तो प्रस्तावक और अनुमोदक की अगर हम बात करें तो प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहने का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहने का मतलब होता है सदस्यों का वह समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से 50 गो प्रस्तावक 50 गो अनुमोदक बनता है। मतलब निर्वाचक मंडल में कुल आप गिनिएगा ना तो 4896 गो व्यक्ति भाग लेता है। 4896 निर्वाचक मंडल में 4896 गो व्यक्ति भाग लेता है। 4896 गो व्यक्ति भाग लेता है। और ई 4896 में से 100 गो व्यक्ति कम से कम आपके समर्थन में होना चाहिए। 100 गो में 50 गो आपका प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक, समझ गए? मतलब 50 गो व्यक्ति, इस 4896 में से 50 गो व्यक्ति जो है आपको लेकर के प्रस्ताव रखे कि हम अमुक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और 50 गो उसका समर्थन करें कि हाँ हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्तावक, जो समर्थन करता है उसको अनुमोदक। जो प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्तावक, जो समर्थन करता है उसको अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक का होना आवश्यक होता है। प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। कोई अलग व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता है। प्रस्तावक अलग होगा, अनुमोदक अलग होगा। जो प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकता है, जो अनुमोदक है वह प्रस्तावक नहीं हो सकता। इसके अलावे 15,000 रुपया भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावे 15,000 रुपया भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो 15,000 रुपया आपको जमा करना होता है। और
चुनाव के बाद यह देखा जाता है कि आपने कितना मत प्राप्त किया है। अगर आप कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेते हैं तो आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग, कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग, अर्थात अगर 100 वेद मत है तो 100 का 1/6 निकालिएगा तो 17 आएगा। अगर आपने 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 हम लिख दिए हैं, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 हम लिख दिए हैं। अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वेद मत 100 है, 100 का 1/6 यानी 17 मत आपने प्राप्त नहीं किया। 17 मत अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो आपकी जो 15,000 राशि जमा करके आपने चुनाव लड़ा था वो जब्त कर ली जाती है। यही कहा जाता है कि जमानत की राशि जब्त हो गई, जमानत की राशि जब्त हो गई। मतलब अपनी राशि को रिटर्न करने के लिए जितना मत चाहिए उतना मत भी लोग नहीं ले पाया, समझ गए। और एक बात को आप एकदम गांठ की तरह बैठा लीजिए, जो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो 500 रुपया जमा करना होता है। वार्ड सदस्य के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक जब आप लड़ते हैं तो आपको एक निश्चित रुपया जमा करना होता है, निश्चित रुपया जमा करना होता है। और अगर आप कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग, वार्ड सदस्य के चुनाव में भी और राष्ट्रपति के चुनाव में भी, पूरे चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का अगर 1/6 भाग हासिल नहीं करता है उम्मीदवार तो उसकी राशि सरकार जब्त कर लेती है, उसकी राशि सरकार जब्त कर लेती है। और यह कहा जाता है कि उसकी जमानत की राशि जब्त हो गई। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है और कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग हासिल करना होता है। तो ये तमाम कंडीशन है, इन तमाम कंडीशनों के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 58 देता है। अनुच्छेद 58 के बाद अगला अनुच्छेद 59 है। अगर हम अनुच्छेद 59 की बात करें तो जो अनुच्छेद 59 है, अनुच्छेद 59 हमें राष्ट्रपति पद की शर्त, राष्ट्रपति पद की शर्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्त है। पहला शर्त यही है कि अगर आप राष्ट्रपति बने हैं, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जाकर के आपको रहना होगा। दूसरा शर्त यह है कि जो निर्धारित वेतन है वो आपको लेना होगा। तीसरा यह है कि अगर मान लिया जाए कि आप संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति बन गए हैं तो आपको संसद या विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी, आपको संसद या विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी। तो ये तमाम शर्त है। अनुच्छेद 59 के विषय में आज तक कोई कंपटीशन ना पूछा है ना पूछेगा, लेकिन फिर भी एक अनुच्छेद है, अंग है, तो बता देते हैं, अलग बात है। अनुच्छेद 59 के बाद अगला अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 की हम बात करें तो अनुच्छेद 60 हमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 60 यह कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश के अलावे जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश है, एगो मुख्य न्यायाधीश, 33 गो अन्य न्यायाधीश। 33 गो में से तो कोई ना कोई रहेगा ना हो, ऐसा थोड़े है कि सब एक के बार में गायब हो जाएगा, समझ गए। तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 की बात हो गई। इसके बाद अनुच्छेद 61 को आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिएगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 चल रहा है हो। चलिए लिखिएगा अनुच्छेद 58
अनुच्छेद 58 लिखिएगा। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है फुल स्टॉप। उसी में राष्ट्रपति बनने की निम्न योग्यता है, राष्ट्रपति बनने की निम्न योग्यता है। एक नंबर में राष्ट्रपति बनने की निम्न योग्यता है। एक नंबर में भारत का नागरिक हो, एक नंबर में भारत का नागरिक हो। 2 नंबर में उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। 2 नंबर में उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। 3 नंबर में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। 4 नंबर में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। 5 नंबर में पागल या दिवालिया ना हो। नीचे से 6 नंबर में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नीचे से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नीचे से प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है, प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है, प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो, प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो। जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो। राष्ट्रपति, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है। 15,000 रुपया होती है। अगर कोई उम्मीदवार, नीचे से अगला पॉइंट, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग, 1/6 भाग हासिल नहीं कर पाता है,
नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है, तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है, तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है, तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। आगे अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 है क्या है ना? दिवालिया समझते हैं आप लोग? मान लीजिए कि क्या होता है, कोई समझाइए तो हमको। है रुकिए न, समझाने दीजिए न। बैठिए, देखिए सुनिए दिवालिया का मतलब क्या होता है, सुनिए नो। देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए हम व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए एसबीआई बैंक से 1 करोड़ रुपया लोन लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ लोन लिए और लोन लेकर के व्यापार प्रारंभ किए, व्यवसाय प्रारंभ किए। और व्यवसाय सफल भी हो सकता है, सफल नहीं भी हो सकता, मतलब असफल भी हो सकता है। मान लीजिए 1 करोड़ का व्यवसाय शुरू किए, व्यवसाय डूब गया। हमने व्यवसाय जब शुरू किया था मेरे पास पैसा नहीं था, तब ना हम बैंक से लोन लिए, लेकिन व्यवसाय शुरू किए, व्यवसाय भी डूब गया, तब मेरे पास तो पैसा है नहीं, सरकार का बैंक का भी पैसा लेकर के हम डुबा दिए, तो अब सरकार जो है हमको दिवालिया घोषित कर देगा, समझ गए? नहीं नहीं, अगर मान लिया जाए कि हम देश छोड़ के भाग गए तब भगोड़ा घोषित हो जाएंगे, तो दिवालिया भगोड़ा में अंतर होता है। मान लीजिए कि हम पूरा, यानी इस स्थिति में नहीं है कि एसबीआई को 1 करोड़ लोन लौटा सके, हम देश में ही हैं, तो हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ अमुक व्यक्ति जो है दिवालिया हो गया है, जो है इस बैंक को लोन नहीं चुका सकता है, समझ गए? तो इस स्थिति में होगा ये कि हमारी जो संपत्ति है ना, हमारी संपत्ति एसबीआई जब्त कर लेगा और प्रयास करेगा कि अपना 1 करोड़ रुपया निकाल ले, प्रयास करेगा, समझ गए? तो विजय माल्या तो दिवालिया भगोड़ा दोनों है, समझ गए? हाँ तो वो तो दिवालिया भगोड़ा दोनों है, समझ गए? लिखिएगा अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इस पद की निम्न शर्तें हैं, इस पद की निम्न शर्तें हैं। 1 नंबर में, 1 नंबर में अगर कोई संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य अगर कोई संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो होता है तो उसे संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।
भारत सरकार के राजकोष में जमा होता है रूमा कुमारी जी, भारत सरकार के राजकोष में। सदस्य या विधानमंडल सदस्य त्यागपत्र देना होगा। आगे 2 नंबर में राष्ट्रपति, हाय फिर से भाई महाराज, अब एक लाइन बोल देते हैं। अगर कोई आप लोग का ध्यान नहीं रहता है हमारी आवाज पर, आपका ध्यान कहीं और रहता है, अगल बगल में रहता है। अगर कोई संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो उसे संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो उसे संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। 2 नंबर में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा। 3 नंबर में राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा। अब सुनिएगा, वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको 5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है। कितना? 5 लाख। कितना? 5। बताइए, बनना है तो राष्ट्रपति बनिए, समझे। 5 लाख रुपया वेतन पर माह। और उनको वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। देखिए, जैसे आप हैं, आपके पास पैसा होगा तो आप बैंक में खाता खुलवाइएगा। थोड़ा सा पैसा होगा तो 1 अकाउंट, उससे ज्यादा होगा तो 2 अकाउंट, और बहुत ज्यादा होगा तो बहुत खाता खुलवाइएगा। भारत सरकार का, जैसे आपका बहुत सारा अकाउंट हो सकता है, वैसे ही भारत सरकार के भी अकाउंट हैं। भारत सरकार के 3 अकाउंट हैं: संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। इसमें जो संचित निधि होता है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंट होता है। भारत सरकार का लगभग समस्त है, सब है, संचित निधि में ही जमा होता है। और भारत सरकार अपने अधीन काम करने वाले सभी पदाधिकारियों को वेतन भारत की संचित निधि से ही देता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से ही मिलता है। समझ गए? तो राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपया, और राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह, और इसके बाद उसको वेतन जो मिलता है भारत की संचित निधि से मिलता है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से 4 नंबर न है, नीचे से लिखिएगा, इसे पॉइंट मार के। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। फुल स्टॉप। आगे अनुच्छेद 60। यह अनुच्छेद कहता है, आगे हेडिंग मारिएगा, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60।
यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो राष्ट्रपति को शपथ, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। चलिए, अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। एक मिनट रुकिए तो। हेलो, हाँ जी अंकल जी जी जी। है ऐसा कैसे होगा कि नहीं देंगे, है ना, ऐसा कैसे होगा, हम मना कैसे कर सकते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है स्टाफ उस्टाफ हो सकता है मना कर दिया, हम देखते हैं, देखते हैं, हम बोल देते हैं। अभी थोड़ा अंकल जी क्लास में, हम 9 बजे रवि भैया को बुला करके बात कर लेते हैं। जी ठीक, जी ठीक। चलिए, हाँ पूछिए ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ये सब लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद किसको माना जाता है जानते हैं? जो परमानेंट होता है, परमानेंट, परमानेंट, जैसे सरकारी नौकरी लाभ का पद माना जाएगा, समझ गए। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री परमानेंट थोड़े होता है, वो तो 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है। और लोकसभा का सदस्य भी परमानेंट थोड़े बन सकता है। एक बार आप जानिएगा तो, एक बार आप बनिएगा तो जो है क्या कह सकते हैं आप 5 वर्ष तक रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, समझ गए। पेंशन मिलता है लास्ट वेतन का आधा, लास्ट वेतन जो मिलता है ना, लास्ट वेतन जितना मिलता है उसका सीधा आधा, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। आगे नहीं लगता, नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है, बोल तो रहे। उसका दिमाग भसक गया होगा, ठीक है। कौन बोला था? है ना, टैक्स फ्री होता है उसका वेतन। चलिए अब सुनिएगा, अब सुनिएगा आगे। अनुच्छेद 60 तक बता दिए हैं। अनुच्छेद 60 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 की हम बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलती करके आते हैं, गलती करने की पूरी संभावना होती है। इसी वजह से अपने माइंड को सचेत अवस्था में ले आइए, ठीक है, और गौर से सुनिएगा। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर लगने वाले
महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब यह महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, जब हम पॉलिटी क्लास की शुरुआत करते हैं तो क्लास का पहला लाइन कॉपी में हम यही लिखाते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। पहला क्लास का आप कॉपी पलट करके देख लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन ये निश्चित तौर पर लिखा हुआ होगा, निश्चित तौर पे लिखा हुआ होगा। हर बैच में हम शुरुआत इसी चीज से करते हैं, समझ गए। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान सर्वोच्च होता है। क्या सर्वोच्च होता है? संविधान, संविधान सर्वोच्च होता है। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? इसका मतलब यह होता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, या कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रपति भी है तो उसको संविधान के तहत ही काम करना है। अगर कोई प्रधानमंत्री भी है तो उसको भी संविधान के तहत ही काम करना है। ये नहीं राष्ट्रपति बन गए हैं तो अपने मन से काम करेंगे, नहीं। प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अपने मन से काम करेंगे, नहीं। आप कुछ भी बन गए हैं, आप किसी भी संवैधानिक पद पर हैं, आपको संविधान के तहत ही चलना होगा। संविधान से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। इसका यही मतलब होता है। यह तो जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति बना है तो संविधान के तहत काम करेगा। मन भरू राष्ट्रपति हो, संविधान को लांघ दे, मतलब संविधान को नहीं माने, अपने मन मर्जी से काम करे। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों को नहीं मानता है और अपने आप को संविधान से ऊपर बताता है और फिर संविधान से ऊपर उठ करके काम करता है, संविधान में जो बात है उसको फॉलो नहीं करता है, संविधान में जो बात नहीं है उस अनुकूल काम करता है, अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा करता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया, तो इस स्थिति में संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाता है। संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को हटाने का काम करता है। तो आपसे पूछा जाए महाभियोग प्रक्रिया का है क्या है, तो एक लाइन में हम यह बात कह सकते हैं, राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है तो इस स्थिति में संसद उस पर एक प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाता है। इसी को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है, इसी को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो इस स्थिति में संसद उसको महाभियोग प्रक्रिया लगाकर पद से हटाएगा। तो अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वही महाभियोग प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से संसद द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वही महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है, महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका कहां से लिया गया है? अमेरिका, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। अब देखिएगा भाई जी लोग, प्रश्न ये उठता है
कि महाभियोग प्रक्रिया कौन चला सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कौन चला सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन चला सकता है, संसद चला सकता है। और संसद के भी दो सदन होते हैं, एक आपको लोकसभा होता है, दूसरा आपको राज्यसभा होता है। तो संसद के अंतर्गत जो दो सदन लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही चलेगा, यह भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही चलेगा, दोनों में से कोई भी चला सकता है। गौर कीजिएगा, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो भी सदन चलाएगा उसके 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। जो भी सदन चलाएगा उसके 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए। कि लोकसभा चलेगा तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन, राज्यसभा चलेगा तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन। कि लोकसभा के ये 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, राज्यसभा का ये 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है। पहला शर्त यह है। दूसरा शर्त यह है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाएगा उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होता है। 14 दिन पूर्व देना होता है। ये दो कंडीशन को फुलफिल करके कोई भी सदन ला सकता है। जो भी सदन लाएगा, सबसे पहले उस सदन में वाद विवाद और मतदान होगा। मान लिया जाए राज्यसभा लाया, तो सबसे पहले राज्यसभा में वाद विवाद और मतदान होगा। राज्यसभा को इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से अर्थात विशेष बहुमत से पारित करना होगा। जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तत्पश्चात यह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा को भी इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। लोकसभा को भी इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। अगर लोकसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब यह माना जाएगा, यानी दोनों सदन अगर मान लिया जाए पारित कर दिया, तब यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ और राष्ट्रपति को फिर अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को भारतीय इतिहास में इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया अस्पष्ट है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। लेकिन सामान्यतः यही माना जाता है। राष्ट्रपति पर लगने वाला जो महाभियोग प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर लगने वाला जो महाभियोग प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है? तो वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, संसदीय है? तो अर्ध न्यायिक उसका सबसे परफेक्ट उत्तर होगा। अर्ध न्यायिक उसका सबसे परफेक्ट उत्तर क्यों होगा? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गौर कीजिएगा, आप सभी लोग याद कीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है, देखिए इस चीज को 1 मिनट समझिएगा, तब यहां आइएगा। मान लीजिए कि हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, हम अपने नाम पर एडमिशन ले लिए कि हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और जो है हम अपने नाम पर एडमिशन ले करके अब पॉलिटी पढ़ाने के लिए किसी और टीचर को भेज दिए। आपको पढ़ना तो पॉलिटी ही है, हम भी पॉलिटी ही पढ़ाएंगे, जिस टीचर को भेजे हैं वो भी पॉलिटी ही पढ़ाएगा, पढ़ना तो वही चीज है। लेकिन अगर हम अपने नाम पर एडमिशन लेकर के किसी दूसरे टीचर को भेजकर आपको पढ़वा रहे हैं और आपने मेरे ही नाम पर एडमिशन लिया है, और हम खुद नहीं पढ़ा करके किसी दूसरे टीचर से पढ़वा रहे हैं, तो हम आपके साथ,
न्याय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। न्याय हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे नाम पर आए हैं और हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी पढ़ा रहा है, तो हम आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो न्याय जरूर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत न्याय हम ये कर रहे हैं आपके साथ कि आप पॉलिटी पढ़ने आए हैं और आपको पॉलिटी हम पढ़वा रहे हैं। इस कंडीशन में तो थोड़ा बहुत न्याय कर रहे हैं। तो हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं, लेकिन आधा न्याय कर रहे हैं, पूरा न्याय नहीं कर रहे। अब मान लिया जाए, इस चीज को समझे हैं? जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को समझे हैं? एग्जाम्पल को अगर आप समझे हैं तो इस अर्धन्यायिक प्रक्रिया को आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए, वही आपके साथ न्याय कब हुआ माना जाएगा? आपके साथ न्याय तब हुआ माना जाएगा जब हमने अपने नाम पर आपसे एडमिशन पॉलिटी पढ़ाने को लेकर लिया है और हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, तब न्याय हुआ। आप मेरे नाम पर आए, एडमिशन लिया और हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब आपके साथ न्याय हुआ। लेकिन अगर आप मेरे नाम पर एडमिशन लिए लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई तीसरा आदमी पढ़ा रहा है, तो आपके साथ न्याय नहीं हुआ। वैसे ही जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, है सो काहे रहे हैं वो, है महाराज, अरे उधर घड़ी वाला को बोल रहे हैं, वो दूसरे का मुंह देख रहा है, उसको पता है कि वही सो रहा था। नहीं आपको नहीं बोल रहे, उधर बोल, उस रूम। हाँ, मनन कर रहे थे, बोल रहा है कैसे चोरी और सीना जोड़ी। सुनिए, अभी नहीं, लाइन मत कटने दीजिए, फिर समझ नहीं पाइएगा। देखिए, जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं, अगर वही लोग राष्ट्रपति को हटाने में भी भाग ले, चुनने में जो भाग लिया और वही हटाने में भी भाग लिया, तब हम न्यायिक प्रक्रिया कह सकते हैं। यानी जो चुना वही हटा दिया, जिसके नाम पर एडमिशन लिए वही पढ़ा रहा है, मतलब आपके साथ न्याय हो रहा है। जो चुना वही हटा रहा है, मतलब न्याय हो रहा है। जो चुना वही हटा रहा है, न्याय हुआ। हम मान लीजिए जो चुना उन्हें हटा रहा है, उसमें से कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, तो क्या इसको आप पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे। अब आइएगा, अब और भी बेहतर आप समझ पाइएगा, गौर से सुनिएगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये क्या हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये बात तो आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? पिछले क्लास में ही न बताए, पिछले क्लास में तो बताए। आगे, लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, उस महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? सुनिएगा। उस महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेते हैं, सब भाग लेता है लोकसभा राज्यसभा का। लोकसभा, हाँ, सब टोटल भाग लेता है। लेकिन इसके अलावा कोई भाग नहीं लेता है। गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित, ये लोग चुनाव में भाग लेता है। लेकिन वही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता। तो अब आप गौर कीजिएगा, उसके कंधा पर से हाथ हटाइए ना तो हाथ काट देंगे हम, समझ गए? सुनिएगा, इसका मतलब वो लड़का समझिए नहीं रहा, हमको पूरा विश्वास वो नहीं समझ रहा होगा।
उसको उठा करके पूछेंगे अभी हम, उसको पता नहीं है ये बात। पूरा महाभियोग प्रक्रिया आपको समझाना होगा, समझ गए? आप चिंता मत कीजिए, दोस्ती फरियाने आए हैं तो। देखिए, तो यहां पे आप गौर कीजिएगा, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? एकदम कह सकते हैं। एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर रहिए, बोर्ड पे रहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये लोग चुनाव में भाग लेता, कौन चीज में भाग लेता है? कौन चीज में भाग लेता है? और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता, इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता। अब सुनिएगा, क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? दूसरी बात, क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? ये दोनों बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ या ना? एक बात बताइएगा यहां पर। तीसरा बात, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, चुनाव में कौन भाग लेता है? चुनाव में कौन भाग लेता है? हाँ, यहां पर सब लिखा हुआ है, मतलब निर्वाचित मनोनीत दोनों इसमें भाग लेता है। तो क्या हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो क्या यहां से दो लाइन हम स्पष्टता पूर्वक नहीं बोल सकते हैं? एक लाइन यह कि विधानसभा के सदस्य चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। दूसरा लाइन, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह बात नहीं कह सकते, हाँ या ना? मतलब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया में नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो चुनाव में नहीं। यही कारण है कि राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब जो चुनाव में भाग लेता वो महाभियोग प्रक्रिया में नहीं, जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता वो चुनाव में नहीं। अगर बात यह होता जो चुनाव में भाग लेता वही महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेता, तब हम इसको न्यायिक प्रक्रिया कह सकते थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसी वजह से यह कैसी प्रक्रिया? स्पष्ट हुआ? चलिए खड़ा हो जाइए गुरुजी, अब समझाइए आप हमको पूरा महाभियोग प्रक्रिया। एकदम उसके कंधा पर कंधा दे करके चौवन्नी मुस्कान मार रहा था, दोनों पार्टनर हंस रहा था। समझाइए महाभियोग प्रक्रिया आप। देखिए कुछ बोल रहे हैं। बैठिए, क्लास आते हैं पढ़ने के लिए, गुरुजी आते हैं थोड़ा सा सीखिए, समझिए, सीखने के लिए आते हैं, सीखिए। लिखिएगा, समझ में आया ना महाभियोग प्रक्रिया? और एक बात और यहां पर जानिए, जो बात हम बताना भूल गए थे। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है ना, तो राष्ट्रपति अपना पक्ष जाकर के रख सकता है, खुद भी रख सकता है या अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है, अपने प्रतिनिधि को भी भेज करके रखवा सकता है। समझ गए? लिखिए अब। हाय, क्या बोल रहे हैं? उठ करके संस्कार नहीं है, क्वेश्चन पूछना है उठ करके, इतना भी नहीं है। बताइए, ये सब लड़का पूछता है, उठ करके पूछता है ना? क्वेश्चन पूछने से मना थोड़े किए हैं, कभी मना किए हैं क्वेश्चन नहीं पूछिए? क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उठ करके एक तौर तरीका के तहत पूछिए। बोल हाय,
संसद के समक्ष रख सकता है। संसद में चलता है तो संसदीय के समक्ष न रखेगा। अब चलता संसद में है, लोकसभा राज्यसभा में, अब पक्ष रखने के लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट थोड़े जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में रखेगा। लिखिएगा, साथ लिखा दिए ना, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ गया ना हो। चलिए, अनुच्छेद 61। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। अगर कोई राष्ट्रपति, उसी में कंटिन्यू, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है, तो उसे महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। नीचे से हेडिंग मारिएगा, महाभियोग, 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 राष्ट्रपति पर महाभियोग या महाभियोग। राष्ट्रपति तो हेडिंगे मरवाए हुए हैं, उतना तो कॉमन सेंस है आप में। महाभियोग लिखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से, दोनों सदनों में से कोई भी सदन, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन, दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है, कोई भी सदन लगा सकता है, लगा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का, लेकिन शर्त यह है कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का, लेकिन शर्त यह है कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन, 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, तथा इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए।
जो भी सदन, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, जो भी सदन इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है, जो भी सदन इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है, पहले वो सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा, इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा। तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तत्पश्चात यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। और अगर दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देता है, और अगर दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देता है, इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देता है, तो यह माना जाता है कि पारित कर देता है, तो यह माना जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ, तो यह माना जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ, तो यह माना जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ, महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ, महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ। फुल स्टॉप। जब यह प्रक्रिया चल रहा होता है तो राष्ट्रपति उसी में, जब यह प्रक्रिया जब यह प्रक्रिया चल रहा होता है, जब यह प्रक्रिया चल रहा होता है तो राष्ट्रपति, जब यह प्रक्रिया चल रहा होता है तो राष्ट्रपति स्वयं अथवा राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर, स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर, स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर, स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर अपना पक्ष संसद के समक्ष रख सकता है, 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 अपना पक्ष संसद के समक्ष रख सकता है। फुल स्टॉप। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। अब नोट दे करके 3 गो लाइन लिखाते हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। नोट में पहला लाइन 1 नंबर में,
राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा लाइन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नोट में तीसरा पॉइंट, नोट में तीसरा पॉइंट लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग 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 लेते हैं। फुल स्टॉप। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आशा करते हैं चीजों को आप समझे होंगे, समझ गए। अब आगे सुनिएगा। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61 में अब कुछ नहीं छूटना चाहिए, सब चीज तो बताइए दिए। हाँ बोलिए। है रुकिए ना, है शांत है। आय तोड़ी है तो चौपट हो गया, समझ जाइएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, समझ जाइएगा। आगे जब बढ़ेंगे ना, विधायी का पढ़ाएंगे ना, समझ जाइएगा। देखिए पावर कहां से होगा? जब महाभियोग चल रहा होता पावर कहां से होता? कुछ नहीं होता है, जोर से बोलिए ना। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, संवैधानिक तौर पर। अब बोलचाल की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश सबको हटाने के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर सिर्फ राष्ट्रपति।
क्या परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए? राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति है। अच्छा, आप ज्यादा होशियार हैं। क्वेश्चन लेते आइएगा, हम भी देखेंगे। तो क्वेश्चन आप कैसे देख लिए? याद हो गया? हाँ बोलिए। क्या राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो तो? कैसे नहीं होगा राष्ट्रपति ऑप्शन में? संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। आप बोलचाल की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, वो अलग बात है। संवैधानिक तौर पर सिर्फ राष्ट्रपति। बैठिए, ठीक है। अब जो संविधान कहता है, हम संविधान से ऊपर थोड़े हैं जी। जो संविधान कहता है वही ना हम बताएंगे। हम अपने मन से कुछ थोड़े बता देंगे, अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे। देखिए, लोकसभा राज्यसभा क्या है जानते हैं? आप जिसको चुनकर भेजते हैं ना, आपका एमपी है कोई? आपका एमपी है? एमपी, आपका एमपी कौन है? दिनेश चंद्र यादव है। कहाँ घर है? सहरसा घर है। तो दिनेश चंद्र यादव को आप चुन करके भेजे हैं, तो वो दिल्ली में एगो सदन है लोकसभा, उसी में जाकर के वो बैठता है और आपके लिए आवाज उठाता है कि सहरसा में फलना कीजिए, चिलना कीजिए, ढेकना कीजिए। समझ गए? राज्यसभा भी वही वैसा ही एगो घर होता है। समझ गए? बैठिए। अनुच्छेद 62 समझाना था, आप नहीं समझाएंगे। अब पढ़िए, पढ़िए, अब पढ़ना जरूरी है। पढ़िए, जितना लिखा है वो पढ़िए। ये सब जो है ना ऑनलाइन वाला सब महाबकलोल सब बतियाते रहता है सब अपने में। अच्छा, इलाज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। पढ़िए हो है? पढ़े? हाय, पढ़ लिए? आइए बोर्ड पे। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन? अनुच्छेद? हाय, अनुच्छेद। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? कब से? शपथ ग्रहण करने की तिथि से। इसके बाद आगे बताए, कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता? जितनी बार चाहे। ये बात कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति बनने की योग्यता? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने की योग्यता? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के पद की शर्तें? 59। 59। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण? शपथ ग्रहण, महाभियोग, महाभियोग। एक बार फिर से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, चुनाव का तरीका, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, योग्यता, शर्तें, शपथ, महाभियोग। बात क्लियर? अब सुनिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से 5 वर्ष? शपथ ग्रहण करने की तिथि से। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता? जितनी बार चाहे उतनी बार। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना? कितना वर्ष? कौन सदन की सदस्य बनने की योग्यता?
लोकसभा। कितना प्रस्तावक, कितना अनुमोदक? जमानत की राशि, कितना मत प्राप्त नहीं करेगा तो जमानत की राशि 1/6। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन बन सकता है? जो उसके चुनाव में भाग लेता। क्या एक ही व्यक्ति प्रस्तावक अनुमोदक दोनों बन सकता? नहीं ना बन सकता। राष्ट्रपति को कितना वेतन, कितना वेतन कौन निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? कौन लगाता है? संसद का कौन सदन? लोकसभा या दोनों में से कोई भी ना। चलिए, कितना दिन पूर्व सूचना देना होता है? कितना दिन पूर्व? और आगे बता, महाभियोग प्रक्रिया न्यायिक या अर्ध न्यायिक? कौन ऐसे लोग हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचन। कौन ऐसे लोग हैं जो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। बात क्लियर? अगले क्लास में इससे आगे। धन्यवाद। ऑनलाइन वाले लोग सब ठीक ठाक?